क्या आप जानना चाहते हैं पाकिस्तान के उस पहले वजीर आजम को जिसको गद्दार करार दे दिया गया? क्या आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के उस प्राइम मिनिस्टर के जिसकी सेकंड वाइफ जो है वो एक रशियन अदाकारा थी? क्या आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के उस प्राइम मिनिस्टर का नाम जिसके साहबजादे हॉलीवुड और बरतानिया की फिल्मों में और ड्रामों में काम करते रहे? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप न्यूज़ चैनल के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदैत सर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिस सबा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मिस सबा आज का टॉपिक बताइएगा। ये सर हमारा टॉपिक हम जो है एक सीरीज लेकर चल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसमें सर आज हम डिस्कस कर रहे हैं हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब को। आज का हमारा टॉपिक है जी हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ठीक है। इनका टेन्योर सितंबर 12 1956 से अक्टूबर 18 1957। इनके टेन्योर के बारे में देखें तो आपको चलेगा जी 1 साल और 1 माह तकरीबन इनका टेन्योर। जी सर। और ये अवामी लीग के नुमाइंदे थे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो है ये 1892 में ये पैदा हुए, 1963 तक जो है ये हयात थे। इनकी डेथ जो है ना बड़ी दर्दनाक हुई है। ये बैरूत के एक होटल में मुर्दा पाए गए। इनके फादर भी जुडिशरी से ताल्लुक रखते थे, कलकत्ता हाई कोर्ट से इनका ताल्लुक था। अच्छा, फर्स्ट मैरिज जो इनकी हुई थी वो इनकी अर्ली एज में मैरिज हो गई थी बेगम नियाज फातिमा। ये डॉटर ऑफ सर अब्दुल रहीम, ये देन होम मिनिस्टर ऑफ द बंगाल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे सर अब्दुल रहीम, ये उनकी साहबजादी थी जो कि इनकी फर्स्ट वाइफ बनी थी। हम्म। उससे इनके दो बच्चे हैं, अहमद शहाब और बेगम अख्तर सुलेमान। बाज एक्सपर्ट्स जो है ना हम्म। वो क्लेम करते हैं कि इनकी सिर्फ एक ही बेटी है इनसे, और है जी बेगम अख्तर सुलेमान का नाम ही वो बताते हैं। इनकी बिल्कुल। जो सेकंड वाइफ थी, जो सेकंड शादी इनकी हुई, इनकी फर्स्ट मिसेज जो है वो 1932 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है इन्होंने एक रशियन अदाकारा से शादी की। उस और उन रशियन अदाकारा ने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये जी हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब की सेकंड वाइफ हैं। इनकी इस शादी का भी किस्सा बड़ा अजीबोगरीब था। शुरू में इनका हुसैन शहीद सोहरावर्दी के मामू के साथ जो है वो अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है जब इनकी मुलाकात हुसैन शहीद सोहरावर्दी से हुई तो फिर इन्होंने मामू की बजाय भांजे के साथ दोस्ती शुरू कर दी, जो कि बाद में शादी तक पहुंच गई। इनका एक बेटा भी है। आइए मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। राशिद सोहरावर्दी, हुसैन शहीद सोहरावर्दी की हम्म। सेकंड वाइफ से जो उनका बेटा है राशिद सोहरावर्दी, जिसका फिल्मी नाम रॉबर्ट एशबे है। और ये हॉलीवुड हम्म। में और बरतानिया में फिल्मों में और ड्रामों में काम करते रहे। पाकिस्तान में एक मशहूर जुबाना फिल्म जिनाह, एक फिल्म आई थी जिनाह, उसमें भी हम्म। इन्होंने रोल प्ले किया था, उसमें भी इन्होंने काम किया था। ये है जी शाइस्ता इकरामुल्लाह। ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी की रिलेटिव थी, और ये ब्रिटिश इंडिया में साउथ हिंदुस्तान की पहली मुसलमान पीएचडी खातून थी। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हुई है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पर, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान पर, और इवन हुसैन शहीद सोहरावर्दी पर भी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी बायोग्राफी, एक शाइस्ता जी इकरामुल्लाह सर। सोहरावर्दी, ये इन्होंने किताब लिखी है। इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया इस प्रोसीजर को जिसमें इनको गद्दार करार दिया गया था, और इसके अलावा इन्होंने उस कानून पे भी क्रिटिसाइज किया जिसके तहत सोहरावर्दी साहब को गद्दार करार दिया गया था। ये जी जॉर्डन के मौजूदा किंग हैं, किंग अब्दुल्ला 2। इनका हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ क्या लिंक है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जी किंग अब्दुल्ला के चचा है प्रिंस हसन बिन तलाल, और इनकी ये वाइफ जो है ये शाइस्ता इकरामुल्लाह की साहबजादी हुई। इनके बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं जॉर्डन की किंग फैमिली के साथ। इनके इस शादी में दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसीज में कॉलम लिखे गए और बिल्कुल बड़ी डिटेल से ये चीजें डिस्कस हुई हैं। और जब ये शादी हुई थी तो उस वक्त ऑफिशियली तौर पर बारात, शाही बारात पाकिस्तान आई थी।
और पाकिस्तान में भी जो है ऑफिशियली इस बारात का इस्तकबाल भी हुआ। एज ए पॉलिटिशियन इन्होंने सियासत का आगाज किया स्वराज पार्टी से, अ ग्रुप विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसलिए इन पर ये इल्जाम लगता रहा कि जी ये कांग्रेस के एजेंट हैं। इनकी एक पॉलिटिक्स की मैं एक और बात बता देता हूँ कि 1945 में ब्रिटिश इंडिया में जो इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के बाद यूनाइटेड बंगाल का जो वजीर आला बना था वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। उस इलेक्शन से लेकर 1947 तक ये यूनाइटेड बंगाल के वजीर आला रहे। 47 की पार्टीशन के बाद गांधी जी की रिक्वेस्ट पर ये फौरी तौर पर ईस्ट बंगाल में ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि इन्होंने कलकत्ता में स्टे किया। और इस वजह से हम्म। पार्टीशन में जो खून खराबा हुआ था, जितना भी आपको खून खराबा मिलेगा, जो आपको वायलेंस मिलेगा, वो सारी की सारी आपको पंजाब वाली साइड पे मिलती है, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में आपको इस तरह के वाकये बिल्कुल नहीं मिलते। उसकी एक बड़ी रीजन सोहरवर्दी साहब का गांधी जी के साथ मिलकर माइग्रेशन को रोकना भी था। इन्होंने स्टे किया कलकत्ता में, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में लॉ बना दिया गया कि जी जो भी पार्लियामेंटेरियन क्रिश्चियन ऑफ पाकिस्तान के 6 माह के अंदर पाकिस्तान नहीं आएगा, उसकी पाकिस्तान की सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। तो सोहरवर्दी साहब का स्टे 6 माह से ज्यादा हो गया था और इनकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन हालात इनके कंट्रोल से बाहर होते रहे और पाकिस्तान की जो इलीट क्लास थी वो इनसे खौफ खाती रही। 1925 में इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। 45 के इलेक्शन से पहले ये मुख्तलिफ वजारतों के हेड रहे हैं, जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज है। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की गवर्नमेंट के साथ भी इनका ताल्लुक रहा। सोहरवर्दी साहब जो है प्रोग्रेसिव लाइन ऑफ बंगाल मुस्लिम लीग इन्होंने ज्वाइन की। 45 के इलेक्शन के बाद जब 46 में गवर्नमेंट्स बनी थी तो ये इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी और ये उस वक्त यूनाइटेड बंगाल के वजीर आला के तौर पर इन्होंने परफॉर्म की। जैसे कि हमने भी देखा कि शुरू में तो इनको रोका गया यहाँ पर आने का, लेकिन उसके बाद जब हालात एलीट क्लास से कंट्रोल नहीं हुए तो फिर इनको बाकायदा ऑफर की गई कि जी आप मिनिस्टर्स बन जाएं। तो इन पर लगाए हुए तमाम चार्जेस वापस ले लिए गए। 1949 में ये असेंबली के मेंबर भी इनको बना दिया गया और मोहम्मद अली बोगरा साहब की काबीना में ये मिनिस्टर भी रहे। ठीक हो गए। अच्छा, जब मोहम्मद अली बोगरा साहब की हुकूमत को डिसमिस किया गया तो उस वक्त सिकंदर मिर्जा साहब की पहले ख्वाहिश ये थी कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन और कुदरतुल्लाह शहाब, लेकिन कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने अपनी किताब शहाबनामा में बाकायदा ये वाकया लिखा है कि जब मोहम्मद अली बोगरा साहब की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, सोहरवर्दी साहब ने कुदरतुल्लाह शहाब साहब को बाकायदा फोन करके पूछा कि किस तारीख को मैंने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाना है। तो कुतुबुद्दीन शाह हम्म। साहब कहते हैं जी ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। मैंने जब हुकाम बाला तक ये बात पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि जी उनको बता दें कि जी फलान दिन वो आ सकते हैं उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं आ रहे, वो एज ए गेस्ट आएंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब जो बनने हैं बनेंगे वो चौधरी मोहम्मद अली साहब बनेंगे। जी बिल्कुल। पहले आइन को नाफिज होने के बाद जब चौधरी मोहम्मद अली साहब और सिकंदर मिर्जा साहब के दरमियान में इख्तिलाफात बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि उनको वहां से ओहदे से हटा दिया गया। तो फिर बादले नाखास्ता हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब को वजारत उज़्मा ऑफर की गई। तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब का एक मशहूर डायलॉग उस जमाने में ये था, बहुत मशहूर इनका ये डायलॉग हुआ था। ये कहते थे कि जी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में टोटल 3 चीजें मुश्तरक हैं। नंबर 1, अंग्रेजी जुबान दोनों हिस्सों में बोली जाती है। नंबर 2, हम्म। पीआईए दोनों हिस्सों में लैंड कर जाती है। और नंबर 3, हम्म। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, ये दोनों हिस्सों के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा ये कहते थे कि जी दोनों हिस्सों में कोई भी चीज मुश्तरका नहीं है। इनके अपने टेन्योर में कुछ मिलिट्री फोर्सेस की रिफॉर्म्स हुई, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया गया, प्लान ऑफ न्यूक्लियर पार अगेंस्ट इंडिया की बातचीत शुरू हो गई। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इनकी वो इतनी पावरफुल नहीं रह सकी। हालांकि इन्होंने उस जमाने में चाइना का विजिट भी किया था और चाइना पाकिस्तान के रिलेशनशिप पर काम भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान का झुकाव जो है फॉरेन पॉलिसी के लिए वो स्टिल यूएस की तरफ था।
हम्म। इनकी टेबल पर दो फाइलें बड़ी इंपॉर्टेंट पहुंचाई थी, और इन्होंने दोनों फाइलों पर साइन करने से इनकार कर दिया। कमांडर इन चीफ अयूब खान साहब की एक्सटेंशन की फाइल पे इन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। ओके। उसके अलावा नंबर 2, सिकंदर मिर्जा साहब इनसे गारंटी मांग रहे थे कि जो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे ये मुझे प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट करवाएंगे। दोनों पर इन्होंने इनकार कर दिया और रिजाइन देकर वहां से निकले। इसके बाद एक मशहूर डायलॉग भुट्टो साहब के साथ अटैच है कि भुट्टो साहब ने इनको बाकायदा धमकी दी थी कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं और दोबारा पाकिस्तान ना आइएगा। मैं अल्फाज थोड़े से नरम इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बुक्स में भुट्टो साहब के अल्फाज में वो थोड़े सख्त लिखे हुए। उसके बाद ये पाकिस्तान से चले गए और बैरूत में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद जो है वहां पर इनको हार्ट अटैक हुआ और बैरूत में जो है इनकी डेथ हो गई। हम्म। तो यूं पाकिस्तान का एक और सुनहरी बाप जो है वो खत्म हो गया। और इनको क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसकी वजह ये थी कि मौलाना भाषानी के खिलाफ भी एक्शन हुआ, ए के फजल हक के खिलाफ भी एक्शन हुआ, और ख्वाजा नाजमुद्दीन साहब की हुकूमत में डिसमिस कर दी गई। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान से कोई बड़ा बंगाली रहनुमा मंजरियाम पर था नहीं, और ईस्ट पाकिस्तान में लोगों की नफरत बढ़ रही थी। इनकी मजबूरी हो गई थी कि ईस्ट पाकिस्तान से एक बड़े सियासी रहनुमा को ये इंगेज करेंगे और हुकूमत में लेकर आएंगे। और जब मैंने आपको बताया कि जी मोहम्मद अली बोगरा साहब की हुकूमत में ये लॉ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त जो है उस वक्त मलक गुलाम मोहम्मद साहब गवर्नर जनरल थे। उन्होंने बाकायदा धमकी दी थी कि अगर आप लोगों ने हुसैन शहीद सोहरावर्दी को काबीना में शामिल करने के लिए रजामंद ना किया तो मैं इक़्तिदार कमांडर इन चीफ के हवाले कर। यानी कि उस वक्त भी इन हम्म। मजबूरी बन चुकी थी कि जी इनको शामिल किया जाए, तो इनको शामिल किया गया। उसके बाद जो है ना उनको फिर वो बोगरा साहब की हुकूमत डिसमिस हो गई, चौधरी मोहम्मद अली साहब की हुकूमत डिसमिस हो गई। इनके पास बंदा कोई नहीं था, तो मजबूरन इनको हम्म। हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा देना पड़ा। और जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि ये पाकिस्तान के ऑफिशियली पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनको गद्दार डिक्लेयर किया गया और हम्म। उनको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जी मिस अबा, इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी सर। सर अगर हम कायदे-आज़म की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कायदे-आज़म जब जो है स्टार्टिंग की थी, एंट्री की थी पॉलिटिक्स में, तो सर उन्होंने भी कांग्रेस में स्टार्ट लिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपको पता है कि जी कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट होनी है ना। आपके बेशुमार हमारे ऐसे सियासतदान जो हैं वो मिल जाएंगे, जो 47 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 47 से पहले हमारे बेशुमार बड़े बड़े मुसलमान पॉलिटिशियन मिलेंगे जो कि पहले कांग्रेस में थे और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जब जी। कोई एलिगेशन लगानी होती है तो फिर कुछ भी एलिगेशन लगाई जा सकती है, फिर कोई भी एलिगेशन लग सकती है। और सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इनको किस बिहाफ पे जो है ना वो थ्रेट किया था, क्यों किया था? वो उस वक्त किस ओहदे पर थे? अच्छा, उसकी वजह ये है। अच्छा, बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। आम तौर पर हमारे यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को पॉलिटिक्स में लाने का सेहरा अयूब खान के साथ है। ये बिल्कुल गलत है। भुट्टो साहब को पॉलिटिक्स में लाने का सेहरा सिकंदर मिर्जा साहब के साथ है। उसकी वजह यह है कि जी। सिकंदर मिर्जा साहब की सेकंड वाइफ और भुट्टो साहब की सेकंड वाइफ नुसरत भुट्टो, ये दोनों कजन थी। ओके। तो तो भुट्टो साहब जो हैं वो तो सिकंदर मिर्जा साहब के रिश्तेदार थे। तो सिकंदर मिर्जा साहब हम्म। जो काम खुद डायरेक्टली नहीं करवा सकते थे या करवाना चाहते थे वो भुट्टो साहब से करवाते थे। ओके। अब मैं ओके। एक बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं, वो ये है कि भुट्टो साहब सिकंदर मिर्जा साहब के लिए ये लाइन बोला करते थे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जब भी लिखी जाएगी सिकंदर मिर्जा साहब का नाम कायदे आजम से ऊपर आएगा। तो आज की एपिसोड जो है ना वो खत्म होती है इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।